हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ कुछ परिभाषाएं जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो ये क्या होता है कि एक कांच का खोखला गोला होता है और कांच के खोखले गोले को काटा जाता है और काट कर उसके एक तल पर पॉलिश किया जाता है और एक तल को छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ हम देख लेते हैं कि ऐसे एक कांच का खोखला गोला होता है और इसको काट लिया जाता है यहाँ से या कहीं से भी। और जैसे मान लेते हैं ये काट लिया गया ये पार्ट ऐसे, और उसके बाद एक तरफ उसके पेंट कर दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते होंगे घर में जो शीशा होता है उसको एक तरफ पेंट कर दिया जाता है और दूसरी तरफ पेंट नहीं किया जाता है। तो जिधर पेंट नहीं किया जाता है उधर से अगर हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो वहाँ परावर्तन की घटना होती है, और जिस तरफ पेंट होता है उधर कोई घटना नहीं होती है। तो ऐसे काट कर उसके एक तरफ पेंट कर दिया जाता है। अब पेंट चाहे वो अंदर की तरफ किया जाए या बाहर की तरफ, दोनों सिचुएशन में गोली दर्पण होता है। तो गोली दर्पण क्या होता है कि कांच का एक खोखला गोला होता है, कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है और एक एक सतह को परावर्तक बनाया जाता है। दो सतह होती है, एक को पॉलिश कर दिया जाता है और एक को परावर्तक बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे कांच के खोखले गोले से काटा जाता है। तो अब जानते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जान लेते हैं क्या होता है। तो ये यहाँ हम उत्तल दर्पण के नीचे बनाते हैं कि ये कांच के खोखले गोले से कटा हुआ भाग है और इसके अंदर पेंट कर देते हैं। ये हम जो चिन्ह बनाते हैं इसका मतलब है पेंट कर रहे हैं। और ये पेंट आयरन ऑक्साइड का होता है जो रेड कलर का होता है शीशे पर। तो अगर परावर्तन उठी हुई सतह से होगा तो दर्पण उत्तल होता है, और अगर परावर्तन दबी हुई सतह से होगा तो दर्पण अवतल होता है। बहुत ही आसान परिभाषा है। तो यहाँ ये देखते हैं कि पेंट अंदर हुआ है तो मतलब सीधी सी बात है जो परावर्तक सतह है वो उठा हुआ भाग है, वहां से परावर्तन की घटना हो गई, तो ये उत्तल दर्पण है। तो क्या कहेंगे उत्तल दर्पण कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उठी हुई सतह से होता है या उभरी हुई सतह से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर इसका उल्टा होगा अवतल दर्पण। तो हम इसको भी बना देते हैं। पेंट कर दिए बाहर की तरफ। अब क्या होगा कि यहाँ परावर्तन अंदर की यहाँ से होगा। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन की घटना दबी हुई सतह से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उभरी हुई सतह पर पेंट कर देते हैं। सीधी सी बात है, जिस सतह पर पेंट होगा उसके विपरीत वाले सतह से परावर्तन की घटना होगी, क्योंकि जहाँ पेंट हो गया तो उधर परावर्तन तो होगी नहीं, परावर्तन घटना नहीं होगी। परावर्तन के बारे में पीछे हम बता चुके हैं। तो कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में। तो इसमें क्या है, सबसे पहली परिभाषा आती है ध्रुव। क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। तो इसमें जो परावर्तक तल होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यहाँ जो हम बनाए हैं वो अवतल दर्पण है। क्यों है? क्योंकि इसके बाहरी सतह, उभरी हुई सतह पर पेंट है और दबी हुई सतह से परावर्तन हो रहा है। यहाँ दर्पण अवतल है। तो यहाँ पर जो इसका मध्य बिंदु होगा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसे हम यहाँ समझा देते हैं कि ये मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण हम बना लेते हैं यहाँ नीचे। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट, उसी को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ ये पूरा इतना जो होगा यहाँ से यहाँ तक, जितना डॉट पॉइंट से नहीं है, पूरा हम कलर किए यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा परावर्तक तल है। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और यहाँ डॉट पॉइंट से दिखाने का मतलब हमारा ये है कि ये
जो दर्पण है अवतल वाला, ये कांच के खोखले गोले से काटा गया है। तो एक गोला ऐसे रहा होगा और फिर उस गोले को जो है काट दिया गया है, यहाँ से निकाल दिया गया है। और फिर जान लेते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो जो दर्पण काटा जाता है कांच के खोखले गोले से, उसका उस गोले, जिस खोखले गोले से काटा गया, उस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये ये गोले से काटा गया, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, जिस खोखले गोले से काटा जाता है, कांच के जिस खोखले गोले से काटा जाता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बहुत ही आसान है। और यहाँ देखेंगे वक्रता केंद्र ये है, और इसे सी से दिखाते हैं, कैपिटल सी से। तो जान लेंगे कि वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं। और दर्पण के ध्रुव को अक्सर पी से दिखाया जाता है, पोल इसको अंग्रेजी में कहते हैं, पोल। तो पी से दिखाया जाता है। और जान लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अगर ध्रुव और वक्रता केंद्र समझ में आ गया तो वक्रता त्रिज्या समझ में आ जाएगी। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, जो दूरी बची है, वही वक्रता त्रिज्या है। तो क्या कहेंगे कि वक्रता केंद्र सी और दर्पण का ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसे कैपिटल आर से दिखाते हैं, ये कैपिटल आर से दिखाया जाता है। यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट होगा वक्रता केंद्र, और ये पॉइंट क्या ध्रुव, और ये क्या वक्रता केंद्र। इसको हम सीधे सी से दिखा देते हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, यही क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जान लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष बहुत ही आसान है। तो मतलब एक ऐसी रेखा कि जो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ समझेंगे कि केवल इतनी दूरी अगर ले लेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या है, लेकिन यही दूरी हम क्या कर दें, बढ़ा दें, इसे बढ़ा दें इसको, ये दूरी पूरी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये पूरी जो दूरी है, ये डॉट पॉइंट से हम दिखाएंगे, ये पूरा मुख्य अक्ष है। वक्रता त्रिज्या केवल केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है, लेकिन मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव, परिभाषा में लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके बाद आता है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस के बारे में बात करते हैं। यहाँ इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं, आपतित किरणें, वो जैसे ही दर्पण से टकराती हैं तो जिस मार्ग से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ देख लेंगे कि अगर कोई ऐसी किरण आएगी दर्पण के, ऐसे आएगी, और एक किरण ऐसे आएगी, आपतित किरणें। लेकिन जब ये टकराने के बाद लौटेंगी तो ये मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हैं, ऐसे ये लौटेगी, ऐसे ये लौटेगी, ये। तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी, उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं। मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो समझ लेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हुई जाती है, या जिस बिंदु पर मिलती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ से अगर कोई किरण आएगी ऐसे दर्पण से, ऐसे आपतित किरण, फिर टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, ये बिंदु ही मुख्य फोकस कहलाता है। तो जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फिर जान लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। अगर मुख्य फोकस जान गए हैं तो फोकस दूरी समझ में आ जाएगा। तो ये जो मुख्य फोकस कैपिटल एफ है यहाँ, और ये जो ध्रुव है यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। इतना याद रखेंगे। और जो फोकस दूरी है वो दूरी होती है, वो एक दूरी है, और जो मुख्य फोकस है वो एक बिंदु है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा।
तो मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या लौट जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसके अलावा दो चीजें और जान लेंगे, एक होता है वस्तु की दूरी, एक होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, इसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से और फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाया जाता है। वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से और फोकस दूरी को f से दिखाया जाता है। तो इसको इतना समझ लें, उसके बाद हम अगले भाग में ये बताएंगे कि इनका हमको प्रयोग कहाँ करना है। तो अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लें।